हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक प्रैक्टिस सेट 2। इस वीडियो में सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है और इसमें कुल 25 प्रश्न सोल्व किया गया है। आप सभी प्रश्नों को हल करें, है ना, और अपना आंसर जो है, मार्क्स जो है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है ना। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया गया है ये फुल्ली जो है बिहार एसएससी सीजीएल 3 अर्थात सचिवालय सहायक के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अर्थात ईंधन। ईंधन जो है वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है अवाणिज्यिक स्रोत। क्या है दोस्तों? अवाणिज्यिक स्रोत है। बाकी जो तीन बच गए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी वाणिज्यिक स्रोत है। अवाणिज्यिक स्रोत में हो गया आपका ईंधन, कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे भूसा, है ना, और जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ जैसे गोबर इत्यादि गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक है। इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्देश्यों के लिए मुख्यतः खाना पकाने के लिए किया जाता है ना। और वाणिज्यिक स्रोत जो है कोयला हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, विद्युत वाणिज्यिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है ए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक, डी रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज जो है किसने किया था? तो वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। आप सीधे सीधे ल्यूवेनहॉक याद रख सकते हैं, है ना। कब किया था दोस्तों? तो 17 सितंबर 1683 ईस्वी में किया था। 17 सितंबर 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 17 सितंबर 1683 ईस्वी को किया था। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों? ल्यूवेनहॉक। तो ये डच वैज्ञानिक थे। कौन सा वैज्ञानिक थे? डच वैज्ञानिक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है ए ऊतक, बी अंग, सी अंगतंत्र और डी कोशिकीय संरचना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक। और एक ही प्रकार के ऊतक से को मिलने से जो समूह को अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? अंग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस अर्थात एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? ऑप्शन ए है हार्मोन, बी एंजाइम, सी प्रोटीन, डी वसा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अधिवृक्क एड्रेनलिन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात अधिवृक्क रस जो है, एड्रेनलिन जो है, एक प्रकार का हार्मोन है। एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन के रूप में भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इसका दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अतिशीलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली स्थान शीतल करना होता है, किससे शीतल करना होता है? ऑप्शन ए है गलनांक से नीचे, बी है हिमांक से नीचे, सी है गलनांक पर और डी है गलनांक से ऊपर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमांक से नीचे। क्या होगा? हिमांक से नीचे। अतिशीलन तरल को ठोस अवस्था में परिवर्तित किए बिना इसे हिमांक बिंदु से नीचे ठंडा करने की प्रक्रिया को अतिशीलन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर
उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है विवर्तन, सी है संरचन और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कॉर्लिक नाम से किस अम्ल को जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया गया है फिनॉल, बी है हाइड्रोक्साइड, सी है गंधक का अम्ल, डी है इथेनॉल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ गलत लिखा गया दोस्तों, कार्बोलिक एसिड होगा। क्या होगा? कार्बोलिक एसिड होगा। चलिए, और इसका आणविक सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका कार्बोलिक एसिड का आणविक सूत्र होता है C6H5OH। क्या होता है? C6H5OH होता है। यह हाइड्रोक्सिल समूह से अवंधित फिनाइल समूह से का C6H5 से बनता है ना। इसका प्रयोग जो है फिनॉल या कार्बोलिक एसिड का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो प्लास्टिक और संबंधित सामग्रियों को संश्लेषित करने हेतु किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, बी ऑक्सीटोसिन, सी प्रोलैक्टिन, डी प्रोजेस्टेरॉन। डी में क्या है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रोलैक्टिन। क्या होगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है दोस्तों? प्रोलैक्टिन जो है एक कार्बनिक यौगिक है एवं जंतुओं में हार्मोन की तरह कार्य करता है। स्तनधारियों में इसका संबंध दूध निर्माण से होता है। किससे होता है? दूध निर्माण से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। मानव जो है प्रोलैक्टिन गर्भाशय, प्रतिरक्षा कोशिकाओं, मस्तिष्क, स्तन, प्रोस्टेट, त्वचा और वसा ऊतकों में भी उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन ए है खसरा, बी स्कर्वी, सी दमा, डी मधुमेह। तो इसका सही जवाब जो है क्या है दोस्तों? खसरा। खसरा जो है एक संक्रामक रोग है जो किसके कारण होता है दोस्तों? खसरा जो है रूबेला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रूबेला वायरस के कारण होता है। रूबेला वायरस के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है आयतन बढ़ता है, बी है आयतन घटता है, सी द्रव्यमान बढ़ता है, डी द्रव्यमान घटता है। दोस्तों क्या होता है जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन जो है घट जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन क्या होता है? घट जाता है। बर्फ़, बिस्मथ, ढलवा लोहा आदि को गर्म करने पर उसका आयतन घटता है। दाब बढ़ने पर इनका गलनांक कम हो जाता है ना। दाब बढ़ने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? माने रात को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रेडियो तरंग, बी है सूक्ष्म तरंग, सी है अवरक्त तरंग, डी है ए तथा बी दोनों। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात अवरक्त तरंग, है ना। अवरक्त तरंग का प्रयोग जो है रात में किसी उपकरण को देखने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी एल्यूमिनियम, सी लकड़ी, डी जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब जो है आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन डी। ये प्लास्टिक और लकड़ी ये दोनों जो है क्या है दोस्तों, विद्युत का कुचालक है ना, ये विद्युत का कुचालक है। और एल्यूमिनियम जो है आप जान ही रहे हैं कि एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक है ना। और हमारा प्रश्न में पूछा गया क्या है, अर्धचालक, तो बच गया जर्मेनियम। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विघट नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह क्या है दोस्तों, तो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अर्थात 1/16। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम साइनाइड, बी है मेथनॉल एवं पिरिडिन, सी है एसिटिक अम्ल एवं पिरिडिन और डी है नैप्थेलिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मेथनॉल एवं पिरिडिन। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो एल्कोहल बनता है ना। क्या होता है कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का कोई हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है तब एल्कोहल बनता है। और इसका सामान्य सूत्र जो है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है CnH2n +1 OH होता है ना। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n +1 OH होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है एथिल अल्कोहल, बी है ब्यूटेन, सी है लेड टेट्रा एथिल, डी है श्वेत पेट्रोल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थात लेड टेट्रा एथिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अलवणीकरण समुद्री जल, बी है प्रतिलोम परासरण पेयजल, डी है विकृतीकरण प्रोटीन और डी है पास्तुरीकरण चाय। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पास्तुरीकरण जो है सही नहीं है। पास्तुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध को हानिकारक जीव विहीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। यानी कि डीएपी में P2O5 और नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% जो है P2O5 पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाती है। ऑप्शन ए है लाल फास्फोरस, बी है श्वेत फास्फोरस, सी है सिंदूरी फास्फोरस और डी है बैंगनी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, अर्थात श्वेत फास्फोरस। श्वेत या पीला फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार ठोस पदार्थ होता है। इसे प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है और यह हवा में स्वतः जल उठता है। यह अंधेरे में आर्द्र वायु के संपर्क में आकर हल्के पीले रंग का प्रकाश देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है। हृदय जो है स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है, किससे उपजती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में, बी रुधिर में, सी हृदय में, डी मेरु रज्जु में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हृदय में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन ए है पैंक्रियास में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी अमाशय में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अर्थात छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
घाव को भरने में सहायक विटामिन है ना। कौन सा विटामिन जो है घाव को भरने में मदद करता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अर्थात घाव को भरने में जो विटामिन सहायक है वह है विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित की अवरोधक का काम करती है। किसका अवरोधक का काम करता है दोस्तों? शरीर की ऊष्मा का क्षय का, आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, शरीर के लवणों का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्मजीवों का प्रवेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया गया है ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन और डी साइटोकाइनिन। इसका सही जो जवाब होगा वो क्या है? वो है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी शर्करा और डी है जल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात प्लेटलेट्स, है ना। डेंगू बुखार एक संक्रामक बीमारी है। डेंगू रक्तस्रावी बुखार है जिसके कारण रक्त वाहिकों में रिसाव होता है तथा रक्त में प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है। डेंगू बुखार का दूसरा रूप इसका शॉक सिंड्रोम है जिसमें खतरनाक रूप से निम्न रक्तदाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कोष्ठ। ये कहता है लिंग संलग्न से। ये चलिए बी देखते हैं। एड्स है, सिफिलिस है और सुजाक है, जीवाणुजन्य है। वर्णांधता, हीमोफोलिया, दात्र कोशिका रक्तता, डी है आनुवांशिक रोग है और डी पोलियो। जापानी बी, मस्तिष्क शोथ और प्लेग, ये विषाणुजन्य रोग है। इसमें कौन सही सुमेलित है? तो डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और कुष्ठ ये लिंग संलग्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है ना, जीवाणु से होने वाले रोग है। चलिए दूसरा है एड्स, सिफिलिस और सुजाक, ये जीवाणुजन्य रोग नहीं है बल्कि ये जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका रक्तता ये आनुवांशिक रोग है, ये हमारा सही है, ये सही सुमेलित है। अगला है पोलियो, जापानी भी, मस्तिष्क शोथ और प्लेग, ये भी जो है हमारा क्या है? गलत है। इस प्रकार सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।